अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ स्टॉक्स या कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, और उनको हमने बेसिकली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। एक तो जो पेनी स्टॉक्स हैं और दूसरा जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हमने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा था, या जिनको आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज कह लें या फंडामेंटल कंपनीज कह लें, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा था। और केएससी ऑल इंडेक्स में तकरीबन 500 प्लस कंपनीज हैं, उनमें से हमने शॉर्ट लिस्टिंग करके, स्क्रीनिंग करके, फिल्टरिंग करके हम तकरीबन 20-25 कंपनीज पे आ गए थे। इस वीडियो में मेरा ये प्लान है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनको फर्दर रिकैटेगराइज मैं करूं इनटू टू टाइप्स, और उनका एक्सप्लेन करूं कि डिफरेंस इनमें क्या है। बेसिकली जो इनकी दो टाइप्स हैं, एक तो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं और दूसरे डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। अब हम ये जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इनका बिहेवियर किस किस्म का होता है। जहां तक डियर इन्वेस्टर्स सिक्लिकल स्टॉक्स का ताल्लुक है, एज द नेम शोज ये साइकिल्स के अंदर मूव करते हैं। जब एक मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेशन का टाइम होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, इकोनॉमिक बूम होता है, बुल रन एक चल रहा होता है, तो ये स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं। और उसका बेसिक रीजन ये है कि जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेशन आता है तो लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ जाते हैं, और अपने खाने पीने के अलावा, दवाइयों के अलावा, बेसिक नेसेसिटीज के अलावा लग्जरीज की तरफ वो जाना शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि लोग जो है, मतलब किसी के पास अगर एक पुराने मॉडल की गाड़ी है तो वो नए मॉडल की गाड़ी ले लेता है, या अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर लेता है, किसी और ब्रांड को ले लेता है, एक हायर ब्रांड को, या एक गाड़ी है तो दो गाड़ियों की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह ये वो टाइम फ्रेम होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स आपके डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट का साइकिल है वो इंटरेस्ट रेट के साइकिल के ऑपोजिट जाता है, या इकोनॉमी का जो साइकिल है या बिजनेस साइकिल है वो इंटरेस्ट रेट के साइकिल से जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं, कर्जे आराम से बैंकों से मिल जाते हैं, लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता वो प्लान करते हैं कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। किसी के पास अगर एक घर है तो वो प्लान करता है कि दूसरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे, ताकि उसको रेंट पे चढ़ा सके और रेंटल इनकम अवेल कर सके। इसी तरह जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, जो रियल एस्टेट के बिल्डर्स हैं उनका भी काम स्टार्ट हो जाता है, हाउसिंग की एक डिमांड आ जाती है, नई नई सोसाइटीज मार्जे वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। और जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, चल पड़ता है और बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है, तो इसके साथ जो एलाइड 40 इंडस्ट्रीज हैं वो भी चल पड़ती हैं, जिनमें टॉप पे तो सीमेंट आता है, फिर उसके बाद स्टील है। इसके अलावा भी बेशुमार हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, सिरेमिक्स है, टाइल्स है, सैनिटरी फिटिंग्स है, ये बेशुमार ग्लास है। ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना, ये बूम करना शुरू हो जाती हैं। और सिक्लिकल स्टॉक्स का ताल्लुक भी इन्हीं इंडस्ट्रीज के साथ होता है। तो जब एक बुल रन का टाइम होता है या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का टाइम होता है, तो ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। 3x से लेके इवन 50x तक भी इनकी प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती हैं। और जब इकोनॉमिक रिसेशन का टाइम होता है तो ये मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं, बहुत बुरी तरह से इनकी प्राइसेस नीचे गिरती हैं। और इवन जो है 70% से लेके 90% तक भी इनकी शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। सिक्लिकल स्टॉक्स बेसिकली मेरे फेवरेट स्टॉक्स नहीं है, और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैं अगर इनको लूंगा भी तो 10% 20% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो। और फोकस मेरा डिफेंसिव पे है, जिनकी के बाद में बात करेंगे। इससे पहले सिक्लिकल स्टॉक्स के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको के डिफाइन कर लेते हैं कि ये बेसिकली ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं। और इकोनॉमी जब ऊपर जा रही होती है, मईशत का पहिया जब चल रहा होता है, तो इनके अंदर ग्रोथ आती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन आती है। सीमेंट कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल, उनकी एक सर्टेन कैपेसिटी है कि वो कितना सीमेंट या क्लिंकर प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको ये डबल कर लेते हैं, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट लगा लेते हैं, और इसके अलावा बेशुमार एक्सपेंशंस ये अपने जो है ना, मतलब इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं। और नॉर्मली इनका जब एक बुल रन होता है तो इनकी पी भी बहुत हाई होती है, बहुत हाई रेट के ऊपर मिलते हैं। इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट जरा कम अप्लाई होता है कि बाय लो सेल हाई। ये नॉर्मली इनमें वो वाला अप्लाई होता है कि बाय हाई सेल हायर।
और इनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी ऊपर के रेट पे होती है। और नॉर्मली जितनी इनकी अर्निंग्स होती हैं ये सारा अपनी ग्रोथ के ऊपर लगा देते हैं और बहुत कम डिविडेंड देते हैं। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में देखें तो बेस्ट वे सीमेंट है, जो कि आप कह सकते हैं कि मीडियम टू हाई डिविडेंड है। इसी तरह आईएसएल है स्टील सेक्टर में या या इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देता है। मगर नॉर्मली ये डिविडेंड अगर देते भी हैं या तो बिल्कुल नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो 2% से लेके 5%, विच इज नेग्लिजिबल। इनमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन कैपिटल गेन ही की होती है, और कैपिटल गेन भी उस तरह के, मतलब आप इनमें मल्टी बैगर भी ढूंढ सकते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स भी। और इनमें लॉन्ग टर्म के अंदर आप जब एक बुल रन है तो उसमें 3x से लेके 30x तक भी गेन इसके अंदर एक्सपेक्टेड होता है। इनकी बहुत बड़ी बड़ी साइकिल्स होती हैं। जब एक बुल रन आता है और मार्केट भी ऊपर जा रही होती है तो ये 4 से 5 साल तक बुल रन के अंदर ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब इकोनॉमी डिप करती है, मार्केट पीक करने के बाद मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो 4 से 5 साल तक ये सेक्टर्स नीचे ही जाते रहते हैं। और बीच में 4 साल 3 साल ये सेक्टर्स जो है ना साइडवेज भी रहते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि आप मार्केट की या आप एक सिक्लिकल स्टॉक के साइकिल की कौन सी स्टेज में है। बुल रन में है तो आपको एक्स में गेन भी हो सकता है। अगर आप कहीं बेयर रन में आ गए तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। मतलब इतनी लॉन्ग लेडर को बनाना कि अगर एक स्टॉक की प्राइस जो है वो 90% भी नीचे गिर जाती है, जैसे मैं एक दो स्टॉक्स को आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो इतनी लंबी लेडर जो है बनाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपके पास क्या इतना कैपिटल होगा कि आप लेडर डाउन करते रहे और नीचे नीचे के रेट्स पे लेते रहे और अपनी एवरेज को बेहतर करते रहे। मेरा ख्याल है इट इज इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो लकी सीमेंट है, और तीन हम टाइम फ्रेम्स ले लेते हैं। एक 2008 का ले लेते हैं, जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन भी था लेमन ब्रदर्स का, और हमारी मार्केट भी बॉटम पे थी। 4000 से लेके 5000 जो है ना इंडेक्स था हमारा, KC 100 इंडेक्स। एक वो टाइम फ्रेम ले लेते हैं 2008 का। एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं 2017 का, जब हमारी मार्केट ने पीक किया था और 53,000 पे गई थी। और उसके बाद फिर तीसरा एक जो है ना, हम वो टाइम फ्रेम ले लेते हैं 2019 और 20 का, जब पीक करने के बाद मार्केट डिप की थी हमारी और हम रिसेशन में आ गए थे। तो अगर लकी सीमेंट को देखा जाए तो 2008 में ये 26 रुपए का था, और उसके बाद 2017 की अगर बात करें तो इसकी प्राइस 990 के अराउंड हो गई थी। यानी कितने एक्स हो गई? तकरीबन 38x, 38 टाइम्स इसकी प्राइस ऊपर गई। तो इट वाज श्योरली अ मल्टी बैगर। और इनको नॉर्मली मल्टी बैगर्स को जो है ना परसेंटेज में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता, एक्स में ही किया जाता है। परसेंटेज में अगर देखें तो ये 3700% ऊपर गई इसकी प्राइस 9 सालों में, जो कि बुल रन का टाइम था 2008 से लेके 2017 तक। उसके बाद जब रिसेशन आया तो 2019-20 में यही जो लकी सीमेंट की प्राइस 990 थी, ये डाउन होके 340 से लेके 400 के दरमियान कहीं आ गई। यानी कि 60 टू 70% ये डिप कर गई फ्रॉम इट्स पीक। इसी तरह मेपल लीफ को लें तो 2008 में तकरीबन मेपल लीफ 3 रुपए का था। उसके बाद 2017 में ये 135 रुपीज का हो गया, यानी कि 45x। जिस बंदे ने 3 रुपए का ले लिया 2008 में और 9 साल का वेट कर लिया, उसने 45x, 45 टाइम्स उसका कैपिटल हो गया। मगर अगर वो टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो 2019-20 में तकरीबन वही मेपल लीफ सीमेंट की प्राइस 14 रुपए के अराउंड आ गई थी। यानी कि 90% ये गिर चुका था अपनी पीक से। तो जिस बंदे ने पीक पे लिया यानी 135 रुपीज पे लिया 2017 में, उसका कैपिटल तो इरोड हो गया, और 90% उसका कैपिटल जो है ना वॉश आउट हो गया, मतलब फ्लोटिंग लॉस उसमें आ गया। 10% रह गया। अब क्या पॉसिबल है कि वो 10% को दोबारा वापस लेके आ सके? और इसी तरह अगर आप देखें डीजी खान सीमेंट है, 2008 में 15 रुपए का था, 2017 में 250 रुपए का हो गया, 17x ये ऊपर गया। उसके बाद फिर ये है कि 2019-20 में 45 रुपीज का आ गया, 82% ये डिप कर गया। पाइनियर सीमेंट जो है 160 से 17 रुपए पे आ गया इसी बेयर रन में, और तकरीबन 90% ये डिप कर गया। और भी अगर हम सिक्लिकल स्टॉक्स के बाकी सेक्टर्स देखें तो एच कार जो है वो भी इसी तरह 200 से 925 रुपीज तक गया था ड्यूरिंग द बुल रन, और उसके बाद बेयर रन में फिर ये 150 के ऊपर डिप कर गया। हीनो पार्क जो है वो 900 से 1800 तक गई 2008 से लेके 2017 तक, और फिर उसके बाद 260 पे आ गई 2019-20 में। CSAP 100 से 285 गई और फिर 30 पे आ गई। ASTL अमरीली स्टील 46 से 130 पे गई और फिर 16 पे आ गई। तो यहाँ से एक लर्निंग वैल्यू है कि क्या इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल है, और अगर
इन्वेस्ट किया जाए तो उसकी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जो कि आप अडॉप्ट करें कि जिससे आप अपने कैपिटल की प्रिजर्वेशन भी कर सकें और आप लॉसेस भी इतने आपको बेयर ना करने पड़े। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स की ट्रेडर्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स की ब्रॉडली कैटेगराइजेशन कैसे है विद रिस्पेक्ट टू सिक्लिकल स्टॉक्स के कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर जो कि सिक्लिकल स्टॉक्स में आ गया एक दफा, और लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर उसको मैं कहूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्लिकल स्टॉक्स जो कि कई जो मार्केट साइकिल्स हैं उसके अंदर 3 से 4 मार्केट साइकिल्स के अंदर जो कि बैठा रहता है, मतलब 30-40 ईयर्स नॉर्मली एक मार्केट साइकिल होता है। मार्केट साइकिल पे इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें चार्ट से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट साइकिल्स को मास्टर कैसे किया जा सकता है और एक ब्रॉडर पिक्चर आप कैसे ले सकते हैं। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो 8 से लेके 12 साल या 10 साल का एक मार्केट साइकिल होता है। अगर एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर है जिसे मैं कह रहा हूँ, तो मैं उसको उन टर्म्स में कह रहा हूँ कि वो 3 साइकिल यानी 30 साल या 4 साइकिल यानी 40 साल तक वो बैठा है एक शेयर को लेके। तो अगर एक इस किस्म का इन्वेस्टर है, और नॉर्मली इस तरह के इन्वेस्टर्स आपको मिल जाते हैं, आपको बाहर के मुल्कों में वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह के मिल जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में मिल जाते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनकी ये एक साइकी होती है कि बाय राइट एंड सिट टाइट या बाय राइट एंड होल्ड टाइट, कि एक दफा ले लो और उसके बाद बैठ जाओ एंड देन राइड द वेव्स। वेव्स जाती रहेंगी ऊपर, करेक्शन भी आती रहेंगी, मगर अल्टीमेटली प्राइस ऊपर जाती रहेगी। तो वहां पे तो ये अप्लाई करता है कि एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर जो है वो कामयाब हो सकता है। पाकिस्तान में अगर एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर है तो पॉसिबल है कि 20 साल या 30 साल या 40 साल के बाद उसकी शेयर की प्राइस, वो लॉस में तो नहीं होगा अगर वो सिक्लिकल स्टॉक के अंदर उसने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो नेक्स्ट बॉटम होता है वो पिछले बॉटम से ऊपर ही होता है, यानी हाई लो और हाई हाई वाला कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंट साइकिल्स में। मगर 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कितना उसने गेन किया होगा? हो सकता है 3x गेन किया हो सकता है 5x या 10x गेन कर दिया हो, मगर लूज कितना किया कि एक बुल रन में ही वो जो शेयर था वो 30x भी हो सकता गया, सिर्फ बुल रन में। अगर उसने पीक के ऊपर निकाला होता या पीक के आसपास अगर वो आउट हुआ होता तो हो सकता है कि 30x उसने गेन कर लिया होता चंद सालों में, 5-6 साल में या 8-9 साल में। और वो 30 साल तक, 40 साल तक वो बैठा रहा और एट द एंड उसने क्या गेन किया? मे बी 3x या 4x, क्योंकि वो साइकिल में चलती रही। उसने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं वो सारे साइकिल्स के अंदर जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेपल लीफ की एग्जाम्पल ही ले लें कि 2008 में उसने अगर 3 रुपए का मेपल लीफ लिया था और 2017 में अगर 135 का हो गया तो वो नहीं एग्जिट हुआ, तो 45x तो वो लूज कर गया। उसके बाद 2019-20 में अगर वो निकला, यानी क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग टाइप इन्वेस्टर था या 10 साल 20 साल वाला इन्वेस्टर था, और 2019-20 में अगर वो निकला तो वो 14 रुपए उसकी प्राइस थी। तो अभी भी उसका मतलब कोई 5x तो गेन कर लिया, मगर वो जो 45x वो गेन कर सकता था वो लूज कर गया। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का आई बिलीव के पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जैसे पहले भी मैं जिक्र करता हूँ कि यहाँ पे कोई ना तो इन्फोसिस है, ना कोई एमआरएफ है, ना कोई आइशल मोटर्स है। कोई इस तरह की कंपनीज जो है यहाँ पे प्रोबेबली नहीं है जो कि कंटिन्यूसली ऊपर जाती रहे करेक्शन के साथ। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन में, मगर करेक्शन के साथ अल्टीमेटली ऊपर ही जाती रहे। यहाँ पे बड़े बड़े सिक्लिकल स्टॉक के साइकिल्स हैं, वो अपने साइकिल्स करते रहेंगे। जो नेक्स्ट पीक होगी वो इन जनरल पहली पीक से ऊपर ही होगी, जो नेक्स्ट बॉटम होगा वो पहले वाले बॉटम से ऊपर ही होगा, यानी हाई 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 लो तो होंगे। मगर उसके बावजूद एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर जो है, जो कि कई मार्केट साइकिल्स, 3 से 4 मार्केट साइकिल्स में बैठने का आदी है, वो प्रोबेबली कुछ गेन नहीं कर सकेगा इतना ज्यादा। तो अब उससे एक लोअर कैटेगरी पे आते हैं। आप कह लें कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसका क्या होगा बिहेवियर? अगर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक साइकिल के अंदर भी बैठना चाहता है, उसको अगर आप कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि एक साइकिल जो है जो 8 से लेके 12 साल की है, अगर एक इस तरह का भी इन्वेस्टर है तो वो भी प्रोबेबली इतना गेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पीक पे निकलेगा नहीं। वो पीक के बाद जब शेयर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद 90% या 70% गिर जाएगा। अगर उस टाइम पे एग्जिट वो करेगा,
और ये तो उस केस में है कि उसने सही टाइम पे ले लिया, बॉटम पे ले लिया। अगर उसने हाई रेट पे ले लिया तो फिर तो वो बैठा ही रहेगा, कई साल ही बैठा रहेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबली सिक्लिकल स्टॉक्स में एंटर होने से पहले आपको एक ट्रेंड इन्वेस्टर चाहिए होता है, या बुल रन इन्वेस्टर कह ले, या कह ले मीडियम टर्म इन्वेस्टर, जो कि पहले ओवरऑल इकोनॉमी को, मैक्रो इकोनॉमी को देखे, स्टॉक मार्केट की साइकिल्स की जिसको जानकारी हो कि एक साइकिल होती है जो कि 8 से लेके 12 साल की होती है, जिसके अंदर एक बुल रन का पीरियड होता है जो कि 7 से लेके 5 6 से लेके 7 8 साल का बुल रन होता है। फिर उसके बाद 1 साल 2 साल का बेर रन होता है, बीच में साइडवेज का भी टाइम आता है। ये उसको जानकारी बहुत जरूरी है। और एंट्री से पहले बहुत जरूरी है उसको ये मालूम करना कि वो मार्केट की कौन सी स्टेज में है। अगर तो वो बुल रन के स्टार्ट में है, और नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते, 100% आप कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते कि मार्केट का पीक कहाँ पे और मार्केट का बॉटम कहाँ पे है। 20% 25% का एरर तो हो जाता है। मगर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको डेफिनेटली एक आइडिया, एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि आप कौन सी फेज में हैं। जब एक बहुत डिप्रेशन का टाइम होता है, बहुत एंग्जाइटी का टाइम होता है, नेगेटिविटी होती है, पेसिमिज्म होता है, डिसमल सिचुएशन होती है इकोनॉमी की, तो नॉर्मली वो बॉटम के आसपास होता है। और जब लास्ट रे ऑफ होप भी आपकी बुझ गई होती है, तो वो एग्जैक्टली जो है ना मार्केट का बॉटम ही होता है। तो उसके आसपास आप डेफिनेटली इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो है ना बॉटम के किसी हद तक करीब हैं, और वहां पे अगर आपकी एंट्री हो जाए। फिर दूसरी बात आती है कि क्या पीक का प्रिसाइसली अंदाजा लगाया जा सकता है? प्रिसाइसली तो नहीं लगाया जा सकता है, 20% 30% का वहां भी एरर हो जाता है। मगर नॉर्मली मार्केट्स पीक वहां पे फॉर्म करती हैं जहां पे बहुत एक्साइटमेंट होती है, इरेशनल एक्सुबरेंस होती है, यूफोरिया की सिचुएशन होती है, हर बंदा मार्केट में पैसे फेंक रहा होता है। तो नॉर्मली वो टाइम होता है एग्जिट का, जैसे वो कहते हैं ना कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड शेड इन द स्ट्रीट्स। तो वो नॉर्मली टाइम होता है मार्केट से एग्जिट होने का। तो अगर ये दो जो पॉइंट्स हैं, बाइंग पॉइंट और जो है ना सेलिंग पॉइंट, अगर ये आइडेंटिफाई कर लिए जाएं, रफली भी कर लिए जाएं, तो फिर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर या बुल रन इन्वेस्टर या ट्रेंड इन्वेस्टर जिसे कह लें, वो एक सिक्लिकल शेयर को अच्छी प्राइस के ऊपर पकड़ सकता है और मल्टी बैगर की राइड को वो ले सकता है और एक्स में गेन कर सकता है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आप क्या इतनी आप में पेशेंस है कि अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की, अगर वो 2x हो गई, डबल हो गया आपका कैपिटल, या 3x हो गया, तो क्या आप में इतनी पेशेंस है कि फिर भी आप होल्ड करके बैठेंगे? नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली होता है कि आपका 60-70% भी अगर प्राइस एक्सकलेट हो जाए, जिस रेट पे आपने लिया है उससे ऊपर चली जाए, या प्राइस अप्रिशिएट कर जाए, या 1-2x हो जाए, मैक्सिमम 3x हो जाए, तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स आउट हो जाते हैं। ये बड़े हौसले की बात है कि आप फिर पूरे बुल रन की राइड लें और आप उसको तकरीबन जो है ना पीक तक जाएं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है एक सिक्लिकल स्टॉक इन्वेस्टर के लिए कि वो स्विंग्स इसके अंदर करे, शॉर्ट टर्म इसके अंदर काम करे, या कह लें कि मीडियम टर्म से थोड़े से कम टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर काम करे, 60% गेन ले, राइट पॉइंट पे एंटर हो, बुल रन में ही एंटर हो, राइट पॉइंट पे एंटर हो, अच्छे टाइम पे अच्छे रेट पे शेयर को ले, उसके बाद 60% गेन आ जाए, या 1x आ जाए, या 2x आ जाए, तो आउट हो जाए। उसके बाद करेक्शन का वेट करे उस शेयर में, या किसी और शेयर को पकड़े जो कि करेक्शन की स्टेज में हो, या कि जो लोअर प्राइस पे हो, कोई और सिक्लिकल स्टॉक, उसके अंदर अपनी एंट्री मारे और इतने गेन्स वो लेता चला जाए टिल द एंड ऑफ द बुल रन। और जब वो देखे कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मार्केट में, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म है, तो कोशिश करे कि फिर वो रिफ्रेन करे जो है ना उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से। और इसमें पीक के ऊपर लेना सबसे ज्यादा हैजर्डस है, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि शेयर प्राइस इवन 90% भी गिर जाती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी लंबी आप लेडर बनाएं, लेडर डाउन करते रहें, ना किसी के पास इतना कैपिटल है, और फिर आप स्टक भी हो जाएंगे फॉर 4 इयर्स 5 इयर्स, आप जो है ना लेडर डाउन ही करते रहेंगे। उसके बाद भी आपकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं होगी, या आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको बेयर रन में तो इसके अंदर काम जो है ना करना फिजिबल ही नहीं, सिक्लिकल स्टॉक्स में, और इवन साइडवेज पे भी फिजिबल नहीं। अब फिर वही बात है कि ये मैं बात इन्वेस्टर की कर रहा हूँ, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टाइप इन्वेस्टर, या इवन कह लें कि स्विंग इन्वेस्टर की। जहाँ तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है, वो तो हर स्टेज में काम कर सकते हैं। वो तो इवन अगर बेयर रन है तो उसके अंदर वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर जो है ना मतलब मार्केट साइडवेज है तो उसके अंदर भी वो अपने एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं। मगर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है स्टेज को मालूम करना मार्केट की और एक सिक्लिकल स्टॉक की, और फिर उसके बाद उसके अंदर एंट्री की जाए।
अब मेरा ख्याल है सिक्लिकल स्टॉक्स के बारे में काफी बात होगी, थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हम कर सकें इन दोनों कैटेगरीज को। जब एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो जैसे मैंने जिक्र किया कि लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ जाते हैं और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाती है, सिक्लिकल स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं। जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है, इकोनॉमिक डाउनफॉल आती है, स्टॉक मार्केट भी गिरना शुरू हो जाती है, आपकी इकोनॉमी की मईशत का पहिया स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे लोग फिर नए घर तो बनाने छोड़ देते हैं, नई गाड़ियां लेनी भी छोड़ देते हैं, लग्जरी आइटम से भी हट जाते हैं, मगर खाना खाना नहीं छोड़ते, दवाइयां लेना नहीं छोड़ते, हॉस्पिटल जाना नहीं छोड़ते, बैंक्स भी अपने काम करते रहते हैं, ऑयल की जरूरत भी रहती है, पेट्रोल डीजल की जरूरत भी रहती है, घर में जो है ना बिजली भी इस्तेमाल होती है, गैस भी इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिकली जो इस एरिया में जितने स्टॉक्स आते हैं उनको हम डिफेंसिव स्टॉक्स कहते हैं, और डिफेंसिव इनको इसलिए टर्म यूज की जाती है कि एक इकोनॉमी का इनके ऊपर इतना असर नहीं होता। अगर इकोनॉमी ऊपर भी जा रही है तो फिर भी लोग ये जो जरूरियात है जिनको आप नेसेसिटीज भी कहते हैं, नॉट द लग्जरीज, जिनको आप नीड्स कहते हैं, नॉट दी वांट्स, तो ये वो नीड्स हैं जो कि हर टाइम चलती रहती हैं। और इनमें जो स्टॉक्स आते हैं नॉर्मली जो फूड सेक्टर है या फर्टिलाइजर का सेक्टर है या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ऑयल एक्सप्लोरेशन है या पावर जनरेशन की कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, जनरली ये कंपनीज आती हैं जो कि डिफेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरीज में आती है। और ये एवरग्रीन है। जो सिक्लिकल स्टॉक्स है वो आप कह लें कि मौसमी है, सीजनल है, वो एक टाइम चलेंगे एक टाइम पे बैठ जाएंगे, जबकि जो डिफेंसिव कंपनीज है दे आर एवरग्रीन, 24/7 ये ऑपरेट करती हैं, 365 डेज अ ईयर ये काम करती रहेंगी। तो इसलिए जो बेसिकली हमारी प्रेफरेंस है वो इन एरियाज में है जिनमें के ज्यादा आपको जो है ना मतलब स्टॉक प्राइस का नीचे आने का भी नहीं है कि 90% तक नीचे गिर जाए। इनकी स्टॉक प्राइस जो है पीक से बॉटम जो है नॉर्मली 20% नीचे चली जाएगी, 30% चली जाएगी, 50% चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता कि इनका नॉर्मली कि 90% ये क्रैश कर जाए। ये नॉर्मली एक इनको देख के इस किस्म की एक फीलिंग आती है कि ये रेंज बाउंड है या चौपी है या साइडवेज है, और बड़ा अरसा ये साइडवेज रहते हैं। एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसके अंदर नॉर्मली इनकी प्राइस जो है वो रहती है। इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी प्राइस का डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस वो भी इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम इनमें डिफरेंस होता है। और मजे की बात है कि सिक्लिकल तो ये भी होते हैं, जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं वो तो सिक्लिकल हैं ही, मगर उनके बड़े बड़े साइकिल थे और बड़े एम्पलीट्यूड वाले साइकिल थे। इनके बेसिकली छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं। और नॉर्मली ये हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग स्टॉक्स भी इसी डिफेंसिव कैटेगरी में आते हैं। जो स्टॉक एक साल में 4 दफा डिविडेंड देता है उसके 4 छोटे साइकिल साल के अंदर वो बना लेता है। क्यों बनाता है? क्योंकि बेसिकली जब डिविडेंड की अनाउंसमेंट आने वाली होती है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन आती है, तो लोग उनको बाय करना शुरू कर देते हैं। उनकी डिमांड जो है वो ये कि बढ़ जाती है, उनकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जब एक्स डेट होती है तो फिर वो दोबारा नीचे गिरते हैं। कुछ लोग तो ऊपर कैपिटल गेन प्रेफर करते हैं, कैपिटल गेन को लेकर निकल जाते हैं। कुछ जो रह भी जाते हैं एक्स डेट के बाद ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो नीचे आती है, फिर ये अपने लोअर चैनल पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर ये क्वार्टरली, अगर ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हैं तो साल में 4 दफा ये साइकिल रिपीट होता है। 4 दफा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप उनको ले लें, 4 ही दफा अपॉर्चुनिटी आती है कि बेच भी दें अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली इनका एक रेक्टेंगुलर चैनल होता है जिनमें ये कई महीने या कई साल ये रहते हैं और बड़े आराम से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और बाज दफा ये जरूर होता है कि अगर सेक्टर के अंदर कोई बहुत इंप्रूवमेंट आई है या कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है या पॉजिटिविटी आई है तो ये पॉसिबल है कि अपने वो रेक्टेंगुलर जो चैनल है जिसके अंदर उनकी प्राइस जो है ना फिक्स्ड है उसको वो थोड़ा सा अपवर्ड टिल्ट हो जाए। या कई दफा ये होता है कि अगर स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज है या उनकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो रही है ड्यू टू सर्टन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, तो हो सकता है कि उनका जो रेक्टेंगुलर चैनल है जिनके अंदर उनकी प्राइस फंसी हुई है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाए। अगर कोई मैसिव बुल रन की कंडीशन है ओवरऑल स्टॉक मार्केट की, तो हो सकता है कि अपने ये चैनल को ऊपर शिफ्ट कर लें, यानी प्राइस रेंज ही ऊपर शिफ्ट हो जाए। मगर वो कैरेक्टरिस्टिक उनका वो रहता है कि एक चैनल ही है जिसके अंदर वो रहेंगे और फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम वो स्टक रहेंगे। अगर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्लंप आ जाता है, कोई एक जो है ना रिसेशन आ जाता है, तो हो सकता है कि अपना वो जो ऊपर एक चैनल था उनकी प्राइस रेंज का जिसके अंदर उनकी प्राइस जो है वो मूव कर रही थी, वो चैनल जो है नीचे शिफ्ट कर लें। मगर मोर और लेस
ये स्टॉक्स चैनल के अंदर ही अपना ऑपरेट करते रहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जैसे कि ईपीक्यूएल है। 2022 में मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ईपीक्यूएल इसी तरह के एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर इसकी प्राइस जो है ना वो फिक्स हो गई थी, 20 to 30। 20 से थोड़ा नीचे चला जाता, कभी 18 रुपए पे आ जाता, और ऊपर 30 से कभी कभार थोड़ा सा ऊपर चला जाता, मगर इसी रेंज में वो रहा। और एक साल में इसने तीन तीन जो है मेरा ख्याल है डिविडेंड उस टाइम फ्रेम में दिए थे, और 3 दफा, 3 से 4 दफा उसकी प्राइस जो है 20 से 30 गई, 30 से फिर 20 आई, 20 से फिर 30 गई। तो उसको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, 20 के रेट पे आप वो ले सकते थे। और अगर 30 पे आप एग्जिट होते हैं तो आपने 50% कैपिटल गेन कर लिया। उसके साथ साथ आपके पास एक हाई डिविडेंड यील्ड की अम्ब्रेला भी थी कि 25%, 20 से 25% का वो डिविडेंड यील्ड भी दे रहा था साथ साथ, यानी कि कुछ 7-8 रुपए का डिविडेंड भी उसने दिया उस टाइम फ्रेम में। आपके पास ऑप्शन थी, अगर आप 25 रुपए का डिविडेंड लेना चाहें आप डिविडेंड ले लेते। अगर आप कैपिटल गेन लेना चाहते तो 50% का कैपिटल गेन आपके पास आ रहा था। अब यहाँ पे केस टू केस जो है ना, एक इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, उनको वे करता है कि आप डिविडेंड लें या आप कैपिटल गेन लें, या आप दोनों चीजें ले लें। कि आप जो है मतलब आपने स्विंग खेला, 25%, 30% या 50% आपने जो है ना सेल कर दिया और कैपिटल गेन ले लिया, बाकी आपने डिविडेंड यील्ड के लिए छोड़ दिया। और इसके अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको एक 3-4 साल के डिविडेंड के बराबर के अमाउंट का कैपिटल गेन ही आ रहा है एक ही स्विंग में 3-4 महीनों में, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होती है कि आप 100% एग्जिट ले लें। क्योंकि आपको पता है कि वो 20 से अगर 30 पे गया है, वापस 20 पे आ जाएगा, तो आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी दोबारा लेने की। और आप 3 महीने में ही या 4-6 महीने में ही आप 2 साल के बराबर का कैपिटल गेन ले रहे हैं, 2 साल के डिविडेंड के बराबर का, तो बेहतर है कि आप एग्जिट हो जाएं, 100% एग्जिट हो जाएं। फिर इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इनमें ये भी बहुत बड़ा एक होता है फायदा कि इनके अंदर आपके पास आपने ये देखना है कि इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यानी कि इनकी पीक और जो लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस उस चैनल में, उसमें डिफरेंस कितना है। जैसे इस केस में 10 रुपए का डिफरेंस था, 20 to 30। ईपीक्यूएल की एज एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वैसे बहुत सारे शेयर थे, आगे मैं और शेयर्स का भी जिक्र करूंगा। 10 रुपए का इसके अंदर डिफरेंस है, और ये डिविडेंड ही 8 रुपए का दे रहा है तकरीबन एक साल में। अगर तो आपका, अगर आपने गलत टाइम पे भी ले लिया, गलत टाइम पे लेने का रिस्क जो है वो आपका न्यूट्रलाइज हो रहा है थ्रू द डिविडेंड अमाउंट। कि अगर आपने 30 पे भी जो है लेट से ले लिया, आप स्टक हो गए, 30 से ऊपर ये जा ही नहीं रहा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसने 8 रुपए का तो डिविडेंड दे दिया, और एक साल में तकरीबन आपका वो जो रिस्क फैक्टर था कि जब ये 30 से 20 पे आएगा तो आपको 10 रुपए का लॉस होगा, तो तकरीबन 8 रुपए का लॉस तो आपका बैलेंस हो गया थ्रू द डिविडेंड अमाउंट। तो इसमें ये बड़ा फैक्टर होता है, और ये आपको जरूर देखना पड़ता है कि आप इन दोनों चीजों को साइड बाय साइड देखें कि डिविडेंड अमाउंट कितना है और हाईएस्ट टू लोएस्ट इसके अंदर जो डिफरेंस है प्राइस का वो कितना है। और अगर वो आपकी बैलेंस हो रही है तो देन यू आर फेयरली कवर्ड, और आराम से आप अपना इसको ले सकते हैं। फिर भी आप ट्राई जरूर करें कि लोअर पे लें, रेक्टेंगल के आप जो है ना बॉटम साइड के ऊपर आप बाय करें। मगर अगर कोई जो गलती हो गई है तो आपके पास लेडर डाउन की ऑप्शन भी होती है, और डिविडेंड भी उसको किसी हद तक जो है ना बैलेंसिंग का काम जो है वो कर रहा होता है। क्योंकि ये ऐसे शेयर्स तो है नहीं कि जिन्होंने गिरना है कोई मतलब कुछ 70% या 90%, ये गिरेंगे भी तो 20%, 30%, 50% फ्रॉम देयर पीक। अच्छा, इसमें अगर और एग्जांपल्स आप ले, फॉर एग्जांपल एनपीएल की एग्जांपल ले लें 2022 में, तो ये 16 से लेके 27 की रेंज के अंदर ये रेंज बाउंड हो गया था, स्टक हो गया था। इसने एक चैनल फॉर्म कर ली थी और काफी अरसा इसी चैनल के अंदर रहा। अब उसकी चैनल जो है एनपीएल की शिफ्ट हो गई है, 28 से लेके 34 की चैनल में चला गया है, क्योंकि उसके अंदर एक चूंकि मार्केट का बुल रन अभी स्टार्ट हुआ हुआ है, सारे शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट भी है, तो इसने भी अपना चैनल ऊपर कर लिया। मगर इवन देन इट इज अ वेल डिफाइंड चैनल। और अगर आपको 28 की रेंज में ले रहा है तो वो भी एक तरह से कह लें कि उसमें भी सेफ्टी है, क्योंकि अब उसकी प्राइस की ब्रैकेट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। आपको 2022 की बात करें और 2023 की बात करें जून तक, तो आपको 60 से 70 की रेंज में रहा। बॉटम इसने 58 का किया था, पीक इसने 80 की थी, मगर 60 से 70 की रेंज के अंदर बहुत अरसा रहा, कई साल, 1-1.5 साल तक रहा। अब उसने अपना चैनल ऊपर शिफ्ट कर लिया, 108 से 124 की रेंज में आ गया है। इसी तरह पीयूएल को आप ले लें, बहुत एक अच्छा हाई डिविडेंड यील्ड शेयर है पीयूएल, और इसकी जो ब्रैकेट है 340, 350 लोअर और हायर 600।
और कभी-कभार इसको जो है 600 से ऊपर भी देखा गया है कि जब इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ये कि पॉज़िटिविटी आई थी और जब ये कि मार्केट जो है वो डिप्रेशन में थी, काफ़ी डाउन थी, तो तब ये 200-250 की रेंज में भी आया मगर नॉर्मल इसका बैंड हमने 350 से 600 का बैंड हमने इसका देखा है। तो ये सारे इनमें हाई डिविडेंड यील्ड के जो है ना स्टॉक्स की और जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि इनको हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर्ड विद द सिक्लिकल स्टॉक्स। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी है और अच्छी एक डिफरेंशिएशन हो गई होगी बिटवीन द सिक्लिकल स्टॉक्स एंड द डिफेंसिव स्टॉक्स या हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर जो जो डिफेंसिव स्टॉक्स है या हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं उनकी कुछ चंद एक और स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। तो अब तक के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियोस के अंदर आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।